हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो ASP डॉट नेट और सी शार्प से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप डॉट नेट में इंटरव्यू देने जाओगे तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आपको हमेशा ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करो, हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप सर्च भी करोगे नेट पे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। क्वेश्चन एक आता है कि मैनेज कोड क्या होता है। तो जो भी कोड जो सेलर के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं, जो सेलर के जिसके बाद इंफॉर्मेशन होती है वो होते हैं, जैसे लूपिंग हो गया, सी शार्प के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या हो गया। और अनमैनेज कोड क्या होते हैं जो अदर लैंग्वेज में बनाते हैं, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क से नहीं होता। कई बार होता है कि हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करते हैं, उसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क में होता ही नहीं है, वो कुछ और होता है। जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स में कई बार हमारे पास DLL आती है। जैसे आई थिंक सीरियल पोर्ट एक्सेस करने के लिए भी कुछ एक DLL आती है। मैंने इसमें काम तो नहीं किया, बट ये इस तरह के अनमैनेज कोड होता है जिसको आपको जितना भी हो सके अवॉइड करना चाहिए। आप हमेशा जब भी आप कोई कुछ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो बजाय इसके कि आप भारी घूमना शुरू कर दो, पहले देखो कि क्या डॉट नेट फ्रेमवर्क में वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो वो ठीक रहता है। तो मैनेज कोड जो CLR के पास जो डॉट नेट फ्रेमवर्क में बने हैं, जो मैनेज हो सकते हैं, तो होता क्या है कि जो CLR मतलब गार्बेज कलेक्शन है वो उसको वो डिस्पोज कर सकती है। अनमैनेज कोड को वो नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको खुद ही करना पड़ता है। जैसे आई डिस्पोजेबल इंटरफेस कर कर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड पार्टी है उसका भी एक डिस्पोज मेथड होगा तो उसको कॉल कर लेना। इस तरह से आप यूज कर सकते हो उसको। अब आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ सी शार्प। तो इसमें जब सी शार्प की बात होती है उसमें क्लासेस क्या होता है, तो बेसिकली हम पूरे ऊप्स के कंसेप्ट इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये सिर्फ रिवीजन जैसे ही है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि एक बेस क्लास की तरह होता है, इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं और ये सिर्फ ड्राइव करी जाती है। तो एज ए बेस क्लास यूज होती है। तो आप कोई भी अगर आप इसको को यूज करना हो तो आपको क्या करें, आपको इनहेरिट करना पड़ेगा उसको। जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसको हमने इनहेरिट कर लिया यहाँ पर। एंड उसमें एक ये हो रहा है जो काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो ये भी सिंटैक्स बिल्कुल सही है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम सिर्फ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई है, और बाकी इसको हम ओवरराइड कर कर हम यूज़ कर सकते हैं। ये आगे हम पढ़ लेंगे जहाँ पे वर्चुअल ओवरराइड में पॉलीमॉर्फिज्म का जब कंसेप्ट आएगा। अब अगला है पार्शियल क्लासेस। पार्शियल क्लासेस क्या होती है, पार्शियल क्लासेस में क्या होता है कि हम फिजिकली जो हमारी फाइल है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम बना सकते हैं, और जब वो कंपाइल होती है वो कंबाइन हो जाती है। तो यही इसमें कहना गया, सेपरेट फिजिकल फाइल्स होती है .cs एक्सटेंशन के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पार्शियल मॉडिफायर इसमें लगता है, पार्शियल मॉडिफायर कैन बी अप्लाइड टू। अब ये जो चीज़ है, हम हमेशा हमने सुना है कि जो क्लास होती है वो पार्शियल, उसमें कीवर्ड लगता है, बट इसमें क्या है कि हम इंटरफेस और स्ट्रक्चर को भी हम एज ए पार्शियल चीज़ बना सकते हो। तो मतलब स्ट्रक्चर या इंटरफेस हो, आप पार्शियली कर सकते हो। तो मेन बेनिफिट होता है पार्शियल क्लासेस का कि ये है कि आप उस फाइल को लॉक नहीं करते हो जब आप काम कर रहे हो। तो आप डिफरेंट डेवलपर्स को डिफरेंट फाइल बना सकते हो। वैसे तो गिटहब वगैरह के हम वर्जनिंग कर सकते हैं, बट काफ़ी बार होता है कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो हम नहीं चाहते कि उसमें करो। तो उस केसेस में हम पार्शियल क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये पार्शियल क्लासेस इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सील्ड क्लासेस। सील्ड क्लासेस क्या होती हैं, तो बेसिकली सील्ड क्लासेस का वो ये कि आप जो आपकी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है कि जब आप इसको इनहेरिट कर लेते हो किसी भी क्लास को तो उसके फीचर्स आ सकते हैं। बट कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल होती हैं, तो उसको हम सील्ड कर देते हैं ताकि उसको मतलब गलती से भी कोई उसको इनहेरिट ना कर ले। तो यही कह रहा है कि रिस्ट्रिक्ट द इनहेरिटेंस फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, वंस क्लास इज डिफाइंड सील्ड दिस कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, बट हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं इजीली। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। नेक्स्ट है स्टैटिक क्लासेस। तो स्टैटिक क्लासेस क्या होती है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्ट होती मतलब सील्ड होती हैं। तो इसका मतलब वो इनहेरिट नहीं कर पाती है। बट स्टैटिक में क्या होता है, हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। अगर आपको याद होगा तो स्टैटिक क्लास का क्या करते हैं, हम स्टैटिक क्लास प्लस क्लास नेम, आई मीन मेथड नेम हम यूज करते हैं। तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो दिस दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम एनी क्लास एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से तो बाय डिफॉल्ट सारे ही इनहेरिट होते हैं, या हमको पता ही है। तो ये तो बाय मतलब फ्रेमवर्क ही है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक क्लास कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। तो क्योंकि हम इसका इंस्टेंस नहीं बना सकते तो स्टैटिक क्लास का कोई इंस्ट्रक्टर भी नहीं मतलब कंस्ट्रक्टर भी नहीं बना सकते। बट दे कैन हैव कंटेन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो उसका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं।
अब कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है, वही अगर जब भी क्लास को पहली बार हम इनिशियलाइज करते हैं तो कुछ मेथड जो उसमें उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कह रहे हैं, स्टैटिक क्लास क्लास नेम हो जाता है। और उसका उसमें एक बात ध्यान रखना, स्टैटिक क्लास में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हम आपको स्टैटिक मेंबर ही होने चाहिए। अब नेक्स्ट है कि क्लास होती क्या है एग्जैक्टली exactly? तो क्लास क्या है कि एक ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स वेरिएबल फॉर स्टोरिंग डेटा एंड फंक्शन टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दिस डेटा। तो क्लास क्या है कि एक ब्लूप्रिंट ही है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक तरह से जो पूरा ओवरव्यू दे देता है, जैसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं ना, बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट है उसमें क्या क्या है, तो हम देख कर बता सकते हैं कितने रूम्स थे उसमें, ये है वो है। तो सेम चीजें इसमें होते हैं कि क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, उसमें जो हमारा जो वेरिएबल है वो, जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे इंट स्ट्रिंग, उसमें हम वेरिएबल हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, और फंक्शन उसको परफॉर्म करने, मतलब कोई भी परफॉर्म है, स्ट्रिंग को हम किस तरह से करना है, कहाँ से डेटा फेच करना है, तो फंक्शन में हो गया, तो वो चीजें इसमें हमारी आ गई है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी हम इंस्टेंस बनाते हैं उसका क्लास है, और वो कहाँ स्टोर होता है, हीप में। तो हम जैसे कि हमें पता है कि दो चीजें होती है, एक स्टैक होता है, एक हीप होता है। स्टैक क्या करता है, वो जो आपके स्टैटिक टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब वैल्यू टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो स्टैक्स में आते हैं, और जो रेफरेंस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीप में आते हैं। तो हीप एक अलग कलेक्शन है, जो उसके बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, स्टैक के बहुत स्मॉल मेमोरी होती है। तो जो भी अगर छोटे मोटे फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं डेटा के, तो आप उसको एज ए वैल्यू टाइप ही स्टोर करो, नहीं तो वो आप हीप में डाल दो। तो क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हीप में स्टोर होता है जाकर। अब बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस रेलिवेंट ड्यू टू कोड यूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जब आप एक क्लास में कुछ डिफाइन करते हो तो बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, उसको इनहेरिट कर लो, तो जितने भी फंक्शंस और वेरिएबल आपने वहाँ पे डिफाइन करे होंगे, मतलब प्राइवेट को छोड़कर, तो वो सारे आपकी नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं। तो वही है कि उसको रीयूजेबिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, और आपको ध्यान होगा तो जो फंक्शन होता है उसको भी हम कॉल कर सकते हैं उनके थ्रू। तो ये इस तरह से हम इसको इनहेरिट कर लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको सेम नाम से हम दोबारा कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको मान लो एक सम का फंक्शन है, उसको हम डिफरेंट टाइप से करना चाहते हैं। मान लो आपका एक सम है, और मतलब दो दो चीज़ों का सम है, फिर हम तीन चीज़ों का कर सकते हैं, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू एक ही फंक्शन नेम को अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ओवरलोड जाता है, जैसे एक ऐड ये हो गया इंट एबीसी, और एक ऐड ये हो गया। तो जैसे मान लो कोई नई फंक्शनलिटी करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर कर प्लस सी कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट जो होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट ही है। इट इज वन बिजनेस कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आफ्टर एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ओवरलोडिंग इज अ कंसेप्ट व्हिच मेथड नेम्स आर द सेम एंड डिफरेंट। तो ये ध्यान रखना कि डिफरेंट पैरामीटर से ही ओवरलोडिंग होती है, यानी कि रिटर्न टाइप अगर हमने डिफरेंट कर दिया तो ओवरलोड हो जाएगा। तो यही एक बेसिक कंसेप्ट है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू मेरे ख्याल से ध्यान हो गया, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, बट ध्यान नहीं रहता, कई बार पूछा जाता है तो। अब नेक्स्ट है आपका डायनेमिक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब जैसे ये तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे आप कंपाइल करोगे आपको पता चल जाएगा, बट रन टाइम में क्या होता है, जब आप एक्चुअली कंपाइल करते हो और वो रन हो जाता है, तब आपका ये उसमें आता है, किसमें मतलब दिखाता है कि किस तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होगा, या कुछ एरर होता है, तो रन टाइम में ही इसकी प्रॉब्लम पता चलती है। Also known as late binding is a method named the method signature. Number of parameter types is the same and may have different implementation. So number of parameter and parameter type should be same and must have the different implementation. Method overloading is an example of dynamic polymorphism. तो method overloading भी ये concept है। तो बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आता है वर्चुअल लगाकर। तो क्या होता है कि कई बार हमारा पास एक ड्राइंग, मतलब मान लो ये इसका एग्जांपल ले लेंगे, ड्राइंग है। अब इसमें एक एरिया हमने डिफाइन करा है कि उसका एरिया कितना है, तो ये एरिया हर एक फिगर के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बेसिक एरिया है जिसका हमें निकालना हो, वो तो हम उसको हम वर्चुअल कर कर हम कर लेंगे। तो अब इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, और हमने इसका इनहेरिटेंस कर कर हमने क्या करा, इसको यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, तो एरिया अब हमने नई न्यू इम्प्लीमेंटेशन डाल दी। ठीक है। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट, हमें ध्यान हो तो एब्स्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, हमें हमें इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। वर्चुअल उसमें भी डाल सकते थे, बट उसका हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते थे, बट इस केस में हम ड्राइंग का भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और सर्कल का भी यूज कर सकते हैं। तो एक ये की बेनिफिट है। तो ये इस तरह से ओवरराइड और वर्चुअल के कंसेप्ट में हम आते हैं। तो कभी ऐसे पूछे कि डायनामिक मॉर्फिज्म क्या होता है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि वी कैन अचीव डायनामिक मॉर्फिज्म यूजिंग वर्चुअल एंड ओवरराइड मेथड। तो यही एनफ होगा, तो ज़्यादा पूछते नहीं है इसमें, और कुछ है भी नहीं बाकी।
ओ बॉय, काफी क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट है कि वेरिएबल, डायनेमिक एंड ऑब्जेक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये क्या है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है कि किसी भी टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं इसमें, तो चाहे इंट हो स्ट्रिंग हो तो एक उसमें ही कर सकते हैं। बट ये है कि जब हम उसको एक्चुअली यूज करते हैं, जैसे मान लो स्ट्रिंग टाइप करा है, स्ट्रिंग में आपको जो इसके फंक्शन है उसके लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। टाइप कास्टिंग क्या होती है कि एक टाइप से दूसरे टाइप में अगर आपको कास्ट करना हो तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में कोई इंटेलिजेंस नहीं आती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता किस तरह का टाइप है। और ये एज ए रिटर्न टाइप भी हो सकता है, और इसको पैरामीटर में भी भेज सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो हम ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कई बार होता है हमें आइडिया नहीं होता कि क्या होने वाला है, तो हम ऑब्जेक्ट टाइप में भी हम इसको कर सकते हैं। और अगर कुछ गलती होती है, मान लो हमने कुछ एक्सेस कर रहे हैं और वहां से प्रॉपर्टी वो आई नहीं, तो वो रन टाइम एक्सेप्शन में आती है। दूसरा टाइप एक वेरिएबल, जो मैंने कहा था कि जेनरिक टाइप्स में आता है कि परफॉर्मेंस में काफी बूस्ट होता है। तो वेरिएबल क्या करता है, जो भी डेटा इसके बाद आता है वो उसी टाइप में कन्वर्ट कर देता है। इंट आएगा तो इंट टाइप में वो दिखाएगा, मतलब इंटरनली कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए इसको इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी होता है। हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते वेरिएबल ए और सेमीकोलन, तो मतलब एज ए नल टाइप कुछ सेंस ही नहीं बनेगी उसकी। आपको हमेशा ऐसे करना पड़ेगा, वेरिएबल ए 20 तो ये इन टाइप हो जाएगा, वेरिएबल ए माई नेम तो माई नेम इज ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। इसमें एक जो मेन मेजर है जो चीज़ है कि इसको ना हम पैरामीटर की तरह डिफाइन कर सकते हैं और ना ही इसको रिटर्न टाइप की तरह यूज कर सकते हैं। अब तीसरा होता है कि डायनामिक। डायनामिक में भी सब कुछ स्टोर हो सकता है। कंपाइलर के बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है इसकी, क्योंकि वहीं पे हम डिफाइन कर लेते हैं, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ी बहुत। अच्छा, वेरिएबल में कंपाइलर है फुल इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर की जाती है उसमें, क्योंकि उसी टाइम हम डिफाइन करते हैं। तो डायनामिक में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, जब हम प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए किस तरह का टाइप है वो। बट वो ये, इसमें रन टाइम एक्सेप्शन आता ही आता है, क्योंकि कंपाइलर की बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई ये टाइप है या नहीं। बट उसके अंदर जैसे प्रॉपर्टीज होती है उसमें हमेशा रन टाइम एक्सेप्शन भी जनरेट होगी अगर आप एक्सेसिबल नहीं होगा। बट इसमें एज ए डायनामिक हम रिटर्न टाइप भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और रिटर्न टाइप भी, और एज ए पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज कहाँ आता है इसका, जैसे आप थर्ड पार्टी एपीआई हम जब आप एक्सेस करते हैं तो क्या होता है कि एपीआई काफी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बनी होती है, कोई पैथन में बनी है, कोई किस तरह से बनी हुई है। तो उसका जब डेटा एक्सेस करते हैं तो हमें पता नहीं होता किस तरह का डेटा आने वाला है। तो उन केसेस में जब तक वो स्ट्रीमलाइन नहीं होता, या डेवलपर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि भाई ये इसी टाइप का है, तो जब तक वो नहीं होता तो हम एज ए डायनामिक कर कर हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। उधर डेवलपर मेक श्योर करता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी आएगी, तो उस केस में हम डायनामिक यूज कर सकते हैं।